हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की साररिकी। अर्थात एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। देखिए, इसमें हम पुष्पीय जो पादप होते हैं, जिनको आवृत बीजी पादप कहते हैं, उन पादपों की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, अर्थात इनकी शारीरिकी कैसी है। तो सभी पादपों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं आपस में संगठित होकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, और ये ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन ऊतकों का अलग अलग भागों में व्यवस्थित होना या उपस्थित होना उस भाग की एक अपनी अलग से विशेषता बन जाती है। तो ये पादप ऊतक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पादप ऊतक जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक बार संक्षिप्त में उसके बारे में बात करें। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी इनको दो समूहों में बांटा गया है। एक तो होते हैं विभजोतक। ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, जिससे पादप के भागों की वृद्धि होती है। तो ऐसा ऊतक जो है वो विभजोतक कहलाता है। यह विभजोतक स्थिति के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है शीर्षस्थ विभजोतक। ये जड़ और तने के शीर्ष वाले भाग पर स्थित होता है और लगातार जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है या वृद्धि करता है। दूसरा जो विभजोतक है, ये अंतर्वेशी विभजोतक होता है। इस अंतर्वेशी विभजोतक की उपस्थिति जो होती है, ये पर्व संधि वाले भागों पर होती है, और इस विभजोतक के द्वारा नई शाखाएं, पत्तियां आदि उत्पन्न की जाती हैं। तो जो पादप के अंदर जो जितनी शाखाएं बनती हैं नई, वो इस अंतर्वेशी विभजोतक के कारण ही बनती हैं। तीसरा जो विभजोतक होता है वो है पार्श्व विभजोतक या पार्श्व विभजोतक कह सकते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। इस पार्श्व विभजोतक की उपस्थिति जो होती है वो आंतरिक भागों में होती है, ऐधा के रूप में होती है, और इस विभजोतक के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है, अर्थात जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो ऊतक है वो है स्थायी ऊतक। ये इस प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात स्थायी कोशिकाओं से बना होता है। यह स्थायी ऊतक जो है यह भी तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है सरल ऊतक,
सरल ऊतक उसे कहा जाता है जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और एक साथ समूह के रूप में मिलकर के वो कार्य करती हैं। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृदूतक, अर्थात ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, जीवित होती हैं, जिन कोशिकाओं के मध्य में अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। दूसरी होती है स्थूल कोण ऊतक। ये मृदूतक की तुलना में मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है। इस ऊतक में कोशिकाओं का जो मध्य का जो अवकाश होता है, या कह सकते हैं अंतराकोशिकीय जो अवकाश होता है, उसमें हेमीसेलुलोस, सेलुलोस एवं पेक्टिन जैसे पदार्थों का जमाव हो जाता है। तो ये जिस भाग में भी उपस्थित होता है, ये स्थूलता प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसकी कोशिकाएं भी, क्योंकि जिन पदार्थों का जमाव होता है वो जल के लिए पारगम होती हैं, तो ऐसी स्थिति में यह ऊतक भी जीवित कोशिकाओं या जीवित अवस्था में होता है। तीसरा होता है दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। देखिए, इसको अंग्रेजी में पेरेनकाइमा कहते हैं, इसको कोलेनकाइमा और इसको स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ ऊतक दृढ़ता प्रदान करता है। इस ऊतक की कोशिकाओं पर लिग्निन पदार्थ का जमाव हो जाता है, और लिग्निन जो होता है वो जल के लिए अपारगम होता है। ऐसी स्थिति में इस दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो है मृत हो जाती हैं, उनके अंदर जीव द्रव उपस्थित नहीं होता है, कोशिका भित्ति मोटी होती है और यह दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा ऊतक होता है जिसे हम जटिल ऊतक कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जटिल ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, और ये आपस में कोशिकाएं मिलकर के एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे ऊतक को हम जटिल ऊतक कहते हैं, और ये मुख्य रूप से समवहन ऊतक होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है जाइलम और एक है फिलोयम। देखिए, जाइलम जल और खनिज लवणों का सम्मेलन करता है, फिलोयम कार्बनिक खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थों का सम्मेलन करता है। जाइलम 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदूतक और जाइलम रेशे। उसी प्रकार से फिलोयम ऊतक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, चालनी नलिका, सह कोशिका, फिलोयम मृदूतक और फिलोयम दृढ़ ऊतक या रेशे। तो ये दोनों ही सम्मेलन ऊतक हैं। तीसरा जो है वो है विशिष्ट ऊतक। ये विशिष्ट ऊतक जो है विशेष भागों के अंदर विशेष पादप में ही पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्रंथिल ऊतक और दूसरा है रबर क्षीर, जिसको लेटेक्स कहते हैं ऊतक। ठीक है, तो इस तरह से यहां हमने विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा है। अब हम ये ऊतक जो है वो पादपों के भागों में जो आपस में किस तरह से मिलकर के और एक साथ संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊतक तंत्र। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऊतक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम। देखिए, ये आपको चार्ट बना करके और इस तरह से याद करना है, और इनकी सबकी 2-2 विशेषताएं आपको याद रखनी है। अब आता है ऊतक तंत्र या पादप ऊतक तंत्र कह सकते हैं, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम ऐसे क्या होता है कि पादप के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के ऊतक
आपस में मिलकर के और एक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी एक तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं और एक तंत्र बनाते हैं, जिस तंत्र को हम क्या कह सकते हैं, ऊतक तंत्र। और ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, और बाह्य त्वचा को आधिचर्म कहते हैं। तो एक तरह से ये आधिचर्म ऊतक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य त्वचा को एपिडर्मस कहते हैं, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। दूसरा जो ऊतक है, इसे हम कहते हैं भरण ऊतक तंत्र, एज ए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा है संवहन ऊतक तंत्र, जिसे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। अब ये ऊतक तंत्र जो है, इनके अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, यानी जिस तरह से कह सकते हैं, इनके ये जो बाह्य ऊतक तंत्र है, तो वो कई प्रकार की संरचनाएं बनाता है और वो सब इस तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए, ये सबसे बाहर का जो आवरण बनाने वाला जो ऊतक तंत्र है, वो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव के शरीर की आंतरिक भागों की जो सुरक्षा करना या उसकी घेरे हुए रहना, वो त्वचा का कार्य है, तो उसी प्रकार से ये बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र है। ये पादप के सभी भागों की बाह्य संरचना का निर्माण करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं, वो आयताकार होती हैं या बेलनाकार होती हैं या ढोलनाकार होती हैं, और जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और आपस में एक दूसरे से ये कोशिकाएं जो होती हैं, वो सटी हुई रहती हैं। यानी यो कह सकते हैं कि इस तरह से एक दूसरे से सटी हुई परत का निर्माण करने वाली होती हैं। अब देखिए, इसमें ये जो बाह्य त्वचा सबसे मुख्य क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा, जिसको हम आधिचर्म भी कह सकते हैं, जिसको एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। अब ये एपिडर्मिस सबसे बाहर की परत होती है और इस तरह की कोशिकाओं से मिलकर के ये बनी हुई होती है। देखिए, ये एक तरह से ढोल जैसी आकृति की कोशिका है और एक सतत परत का निर्माण करती है। इस तरह से ये जीवित कोशिकाएं होती है, सब में रिक्तिका भी होती है, केंद्रक भी होता है, और ये स्पर्श तलीय विभाजन करते हैं। तो ये आधिचर्म है। अगर मान लीजिए हम किसी भी, जैसे मान लीजिए ये कोई पादप भाग है और इसको अगर काट करके देख रहे हैं, तो ये गोलाकार संरचना अगर है, जैसे देखिए तो सबसे बाहर का ये जो स्तर है, ये
ये अधिचर्म है, एज ए एपिडर्मिस है अधिचर्म। तो ये सबसे बाहर का स्तर है और इसमें देखिए कोशिकाएं पतली भित्ति वाली हैं और एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, सतत रूप से जुड़ी हुई हैं और जीवित अवस्था में होती हैं। अब ये बाह्य त्वचा जो होती है इससे इसकी कोशिकाएं कई संरचनाओं का निर्माण करती हैं, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि इस बाह्य त्वचा के व्युत्पन्न संरचनाएं बन जाती है। जैसे त्वचा के व्युत्पन्न में रोम बन जाते हैं, रंध्र बन जाते हैं, तो उसी तरह से यहां अधिचर्म की जो संरचना है, कोशिकाएं हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, व्युत्पन्न के रूप में यानी रूपांतरित अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस बाह्य त्वचा के जो रूपांतरित रूप हैं, ये एक प्रकार से देखिए, एक तो इसमें उपत्वचा होती है, क्यूटिकल, दूसरा इसमें रंध्र होते हैं, स्टोमेटा, और तीसरे इसमें रोम होते हैं, हेयर। तो एक तरह से ये तीन संरचना जो है वो किसके द्वारा बनती है, इस अधिचर्म यानी बाह्य त्वचा से निकली हुई रहती हैं, या इसकी कोशिकाएं इन संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले इन उपत्वचा के बारे में बात करें कि उपत्वचा कैसी होती हैं और फिर उसके बाद रंध्रों की बात करेंगे। तो ये अब आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब उपत्वचा। तो सबसे पहला जो भाग है वो है उपत्वचा, क्यूटिकल। अब देखिए, ये अभी हमने कहा अधिचर्म की कोशिकाएं इस प्रकार की होती है। अधिचर्म की कोशिकाएं इस प्रकार की होती हैं, देखिए ये अधिचर्म है, एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस है। अब यहां ये अधिचर्म जो है कोमल संरचना है, इसके ऊपर यहां पर जो है इस तरह के पदार्थों का जमाव हो जाता है, ये, और ये अधिचर्म की जो कोशिका है वो इस तरह के पदार्थों को स्रावित करती हैं इस तरह से, और ये एक तरह से मृत पदार्थ होता है। तो ये तो हो गया उपत्वचा एज ए क्यूटिकल, और ये है अधिचर्म जिसको हम बाह्य त्वचा कह सकते हैं, एपिडर्मिस, और ये है क्यूटिकल। तो ये एक तरह से उपत्वचा जो है वो किसका रूपांतरण है, वो किससे बनने वाली चीज है, अधिचर्म से, यानी बाह्य त्वचा से ये बनती है। और एक तरह से ये मोटी भित्ति वाली होती है, क्यूटिन नाम के पदार्थ, क्यूटिन है, रेजिन है, मोम है, इस तरह का ये पदार्थ जो है इस पर जमा हो जाता है। ये जल के लिए अपारगम होती है, इसलिए उपत्वचा ऐसे पादप जिनके अंदर जल की कमी होती है, जो मरुस्थलीय आवास में उगते हैं, जहां बाष्पीभवन की क्रिया को कम करना होता है, तो ऐसे पादपों की उपत्वचा मोटी होती है, और वो एक प्रकार से मरुस्थलीय पादपों का क्या होता है, अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पादपों में बाष्पीभवन की क्रिया जो है वो कम हो पाती है। तो जितनी ज्यादा ये मोटी उपत्वचा होगी
वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। और ये क्यूटिन नाम के मोम ये पदार्थ होते हैं जो एक तरह से, अब जो ऐसे पादप हैं, जलीय पादप हैं जहां पानी की कोई कमी नहीं है, तो उन पादपों की जो अधिचर्म होती है यानी बाह्य त्वचा होती है, उस पर ये उपत्वचा बहुत ही पतली या नहीं के बराबर होती है। लेकिन जो मरुस्थलीय पादप हैं, क्योंकि उनमें पानी की कमी को रोकना है, वाष्पीकरण क्रिया को कम करना है, तो उपत्वचा जो है वो मोटी होती है। ये उपत्वचा जो है एक तो आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, क्योंकि अगर कोई भी रोगाणु जो भी है वो इस पर ही चिपक करके रह जाता है, अंदर नहीं जाता, ये मृत भाग होता है। और दूसरा, वाष्पीकरण क्रिया को कम करने का कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति, अब देखिए दूसरा जो भाग है, पहला तो हो गया उपत्वचा, अब दूसरा जो है ये आता है उपत्वचा के बाद में, जो ये दूसरा जो है वो है रंध्र। ठीक है, तो ये अधिचर्म हो गया, अधिचर्म के ऊपर उपत्वचा है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे भाग की। दूसरा भाग है रंध्र। देखिए ये जो रंध्र हैं, तने के जो कोमल तने होते हैं उन पर भी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, और उन रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय भी होता है और कुछ मात्रा में जल का वाष्पीकरण भी यानी वाष्पीकरण की क्रिया भी होती है। तो ऐसे रंध्र जो तने पर पाए जाते हैं उनको स्तंभ रंध्र कहा जाता है। लेकिन ये रंध्र जो होते हैं ये जड़ों पर नहीं पाए जाते हैं, तने पर पाए जाते हैं, और ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पत्तियों पर पाए जाते हैं। और पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं उनको कहा जाता है पर्ण रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा। तो रंध्र में देखिए एक तो होते हैं स्तंभ रंध्र, जो कि एक सामान्य रंध्र होते हैं, और दूसरे जो हैं ये दूसरे हैं, इनको कहा जाता है पर्ण रंध्र। पर्ण रंध्र ये स्टोमेटा होते हैं, और ये जब खुलते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जब ये बंद हो जाते हैं तो वाष्पीकरण की क्रिया भी बंद हो जाती है। अब इन रंध्रों की संरचना कैसी होती है, क्योंकि पत्तियों के किनारों पर यानी ये कह सकते हैं पत्तियों की जो अधिचर्म होती है उस पर ये रंध्र पाए जाते हैं। तो देखिए यहां एक पर्ण रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है, देखिए ये इस प्रकार का पर्ण रंध्र है। अब देखिए इसमें ये यहां द्वार कोशिका है जो कि दो हैं, वृक्क जैसी आकृति को बनाए हुए हैं। साथ में इनकी भित्ति अंदर की तरफ की जो है वो तो होती है मोटी और पतली, किनारों पर यानी बाहर की तरफ की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। बीच में इसमें रंध्र पाए जाते हैं, और इसके पास में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो होती हैं सहायक कोशिकाएं, जिनके अंदर यानी जिनसे जल इस द्वार कोशिका के अंदर आता है। ठीक है, अब अगर इस संरचना को अगर हम दूसरे अपने हाथ से बनाएं तो देखिए किस तरह की संरचना बनती है। ये देखिए अब ये संरचना, ये पर्णरंध्र किस प्रकार के होते हैं। देखिए पर्णरंध्र में ये वृक्क जैसी आकृति की कोशिकाएं होती हैं, ये और ये रंध्र है। इनमें क्या है कि ये जो बाहर की भित्ति पतली होती है और अंदर की भित्ति मोटी होती है, ये मोटी होती है। और इन कोशिकाओं के बाहर की तरफ ये कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो कि बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। इस तरह ये जीवित कोशिकाएं होती हैं,
और इनके ऊपर फिर एक परत होती है। इस तरह से ये पर्णरंध्र है जो इस तरह की संरचना दिखाता है। इसमें ये तो है द्वार कोशिका, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। इसकी ये बाह्य भित्ति पतली होती है और ये जो है भीतरी भित्ति मोटी होती है। ये इसमें ये रंध्र है और ये इसमें सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाएं होती हैं और इसमें देखिए हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक, कोशिका द्रव, ये सभी चीजें इसमें उपस्थित होती हैं और ये केंद्रक है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार की रंध्र जो संरचना होती है, इसमें देखिए प्रत्येक रंध्र में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती है जिनको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जिनकी बाहर की भित्ति पतली होती है, अंदर की भित्ति मोटी होती है। इनके अंदर एक केंद्रक होता है। इसके अलावा कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें चारों तरफ से सहायक कोशिकाएं जो कि मृदुता की कोशिकाएं हैं वो इसको चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो पर्णरंध्र होते हैं और इनकी संख्या देखिए, अगर पत्ती की दोनों सतहों पर, दोनों अधिचर्मों पर अगर समान है तब तो उस पत्ती को कहते हैं समद्विपार्श्वपर्ण, और दूसरी अगर एक भाग पर ज्यादा है एक पर कम है तो उसको कहते हैं पृष्ठाधारी पर्ण कहते हैं। और ये मुख्य रूप से जब रंध्र खुलते हैं तो बाष्पीभवन की क्रिया होती है और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो बाष्पीभवन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमने पर्णरंध्र के बारे में पढ़ा, यानी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र की दो संरचनाएं पढ़ी। एक तो क्यूटिकल और दूसरा कौन सा भाग है? दूसरा भाग है पर्णरंध्र, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है, तो अब आज का आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में किन किन संरचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उपत्वचा किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, पर्णरंध्र की यानी स्टोमेटा की संरचना का चित्र बनाइए। और अगला जो चौथा प्रश्न है, यह ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं?
ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आज हमने ऊतक तंत्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला ऊतक तंत्र बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और उसके भागों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो कल हम इसका एक भाग और रह गया है जिसको हम रोम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और भरण ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।